नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश या इल्बरी वंश के बारे में। यदि आपके पास समय है 25 मिनट आप हमको दीजिए। आपके परीक्षा में गुलाम वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कुछ इसी 25 मिनट में आपको पता चल जाएगा। आप उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश या इल्बरी वंश के बारे में। गुलाम वंश में कुल 11 शासक थे। गुलाम वंश में कुल 11 शासक थे। उनमें से पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून या 24 जून, कुछ विद्वानों का कहना 24 जून, कुछ विद्वानों का कहना 25 जून। 25 जून 1206 को यह गद्दी पर बैठता है और 1210 तक रहता है। इसकी राजधानी थी लाहौर। इसकी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गोरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता मुक्त किया था। गयासुद्दीन महमूद जो कि गोरी का भतीजा था, ऐबक को दास्ता मुक्त किया था, दास से मुक्ति दे दी थी। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को मलिक और सिपाह सालार की उपाधि दी थी। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को मलिक और सिपाह सालार की उपाधि दी थी। सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता रहा हूँ। उदारता के लिए लाखबख्श और सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण कुरान ख्वा कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है, दिल्ली का कुतुब मीनार जो है वो बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नवंबर 1210 में लाहौर में चौगोन यानी कि पोलो खेलते हुए, जिसको आधुनिक पोलो कहते हैं, जो घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाता है, खेलते समय मर गया, गिर करके मर गया घोड़े से। इसने हसन निजामी और फ़क्र मुदव्विर को आश्रय दिया था। हसन निजामी और फ़क्र मुदव्विर को आश्रय दिया था। हसन ने ताजुल मासीर लिखी। हसन ने ताजुल मासीर लिखी और मुदव्विर ने अदब उल हर्ज और अल सुजाता लिखी। अदब उल हर्ज और अल सुजाता लिखी किसने? मुदव्विर ने। ऐबक ने चंदेलों को हराकर कलिंजर पर अधिकार किया। ग्वालियर प्रतिहारों से छीन लिया था। ये ऐबक की उपलब्धि थी। इसका समकालीन बंगाल का लक्ष्मण सेन था, जो अपनी उदारता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐबक के समकालीन कौन था। ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं ढलवाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा का अर्थ है एक मस्जिद में जो प्रार्थना पढ़ी जाती है। भारत में प्रथम तुर्क राजवंश की स्थापना ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह, 1210 से 11 तक। ऐबक के मरने पर यह शहंशाह शासक बना। बदायूं का गवर्नर, जिसे हिंदी में सूबेदार कहते हैं, इल्तुतमिश ने इसे युद्ध के मैदान में आराम शाह को पराजित किया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को युद्ध के मैदान में पराजित किया। आराम शाह ने कुल 8 माह तक शासन किया था। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, 1211 से 36 तक। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश। यह ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश, ऐबक की 3 लड़कियां थी। ऐबक की मात्र 3 लड़कियां थी और उसका कोई पुत्र नहीं था। उसमें से एक लड़की की शादी इसने इल्तुतमिश ने की थी। भारत में मुस्लिम या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह इल्बरी वंश का तुर्क था। खोखरों के खिलाफ युद्ध में उससे खुश होकर ऐबक ने इसे दास्ता से मुक्त किया था। यह ऐबक का दास था। खोखरों के खिलाफ इसने बहुत सेवा सत्कार किया। इससे खुश होकर के ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। ऐबक ने इसे सर-ए-जहाँ अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया था। ऐबक का यह दामाद था। ठीक है, खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने ख्वारिज्म का सुल्तान मंगबरनी को शरण नहीं दिया, जिसका पीछा चंगेज खां कर रहा था 1221 में। ठीक है ना, अपने शासन को, अपने राज्य को चंगेज खां
से बचाया, मांगबरनी को शरण न देकर, मंगबरनी को शरण न देकर के, क्योंकि चंगेज खां इसका पीछा कर रहा था मंगबरनी का। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया। पहली बार किसी ने अधिकार किया था रणथंभौर दुर्ग पर। 1227 में शिवालिक क्षेत्र के मंडावर, जिसे कहीं कहीं मनसंदौर भी लिखा है, किला पर अधिकार किया। चौहानों से जालौन, बयाना व थंगीर को प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने चौहानों से जालौन, बयाना और थंगीर को प्राप्त किया। गुजरात के चालुक्यों से यह हार गया। इल्तुतमिश जो है गुजरात के चालुक्यों से बहुत बुरी तरह हारा था, मानहानि की बहुत क्षति हुई थी इसकी। 1234-35 में मालवा पर अधिकार कर भिलासा व उज्जैन को लूटा, जिसमें महाकाल मंदिर भी है, ठीक है ना। 1234-35 में इसने महाकाल मंदिर भी लूट लिया था। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बनियान 1236 पर था। इसका अंतिम अभियान जो है बनियान था। इसके कहने पर आदाब उल मुल्क, यानी कि इल्तुतमिश के कहने पर आदाब उल मुल्क रचा गया, जो युद्ध कला पर पहला भारतीय मुस्लिम शास्त्र है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ठीक है। आदाब उल मुल्क। मुद्रा, इसने शुद्ध अरबी लिपि का प्रयोग अपने सिक्कों पर किया। इसने चांदी का टका और तांबा यहाँ गलत लिखा है, इस पर बिंदी रहनी चाहिए, तांबे का जीतल सिक्का चलवाया, ठीक है। तांबे के सिक्कों के जीतल कहते थे। भारत में टकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, टकसाल का मतलब जहाँ सिक्के छापे जाते हैं, लिखने की परंपरा शुरू करवाई। इसे भारत में गुम्मद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में गुम्मद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। सिक्कों पर नंदी अर्थात बैल की पर्यायवाची है नंदी। चौगोन, आधुनिक पोलो जो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। सिक्कों पर नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित रहते थे। अपने पुत्र नसीरुद्दीन का कब्र बनवाया, जिसे भारत पर प्रथम मकबरा कहा जाता है। इसके जीवन काल में इसका पुत्र नसीरुद्दीन एक युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ और उसके याद में इसने एक मकबरा बनाया, जिसे सुल्तानगढ़ी मकबरा कहते हैं, ठीक है ना। कुतुब मीनार को पूरा करवाया जोधपुर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, 1-2 मंजिल बनवाई, लेकिन पूरा नहीं बनवा पाया, तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। जोधपुर के नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। महत्वपूर्ण फैक्ट, अतारकिन का दरवाज़ा जोधपुर का इल्तुतमिश ने बनवाया। बदायूं में हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह जामा मस्जिद बनवाया। हौज ए शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद इसने ही बनवाया इल्तुतमिश ने। इक्ता का अरबी अर्थ, अब कृषि व्यवस्था पर आते हैं धीरे धीरे। इक्ता का अरबी अर्थ है भूमि। इसे लेने वाला इक्तादार कहलाता है। नगद वेतन के बदले कृषि योग्य भूमि लगान पर दी जाती थी। नगद पैसा लिया जाता था और जो खेती योग्य ज़मीन थी उसको दिया जाता था खेती करने के लिए। न्याय व्यवस्था के तहत 2 शेर, संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे। गले में घंटियाँ लटकाई गई थी। न्याय चाहने वाला लाल वस्त्र में आता था, ठीक है। 40 तुर्क सरदारों का एक दल चहलगानी का गठन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चहलगानी दस्ता, ठीक है। इसके समय में राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई गई। महत्वपूर्ण फैक्ट, चहलगानी का गठन किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। मोहम्मद जुनैदी तथा फ़खरुल मुल्क आसामी की मदद से शासन प्रशासन का पुनर्गठन किया, ठीक है। जुनैदी इसका प्रधानमंत्री था। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह यह विलास प्रेमी जीव था। शासन कार्य इसकी माँ शाह तुर्कान चलाती थी, ठीक है। सरदारों ने इसे और इसकी माता को मार डाला। सरदारों मतलब वही चहलगानी सरदार ने इसे और इसकी माता को मार डाला। रजिया सुल्तान, अब रजिया सुल्तान है, 1236 से 1239 तक है। ग्वालियर से वापस आते समय इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चांदी टके पर नाम अंकित भी कराया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई इससे पहले ही।
रजिया फिरोज शाह के दरबार में लाल कपड़ा पहन कर गई जब वह अनुपस्थित था, ठीक है ना। जब वह अनुपस्थित था, रजिया ने जनता से सहयोग मांगा। रजिया उत्तराधिकार का प्रश्न का निर्णय स्वयं किया था। रजिया ने अपने उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय स्वयं किया था। सिंहासन रूढ़ होने पर उसने काबा, यानी कि एक प्रकार का चोंगा या वस्त्र होता है जो तन ढकने के लिए पहना जाता है, वह कुलाह, जिसको टोपी कहते हैं, आज भी गांव में कुलई कुलई कहते हैं टोपी को, टोपी पहनी और महिला वस्त्र इसने त्याग दिया। इसके शासनकाल में चहलगामी या चहलगामी सरदारों के मध्य संघर्ष हो गया। इसलिए हुआ कि रजिया सुल्तान रहेगी कि नहीं रहेगी, दूसरा कोई बनेगा या मैं बनूंगा, इन सब बातों को लेकर के जो है 40 सरदारों, जिसे चहलगानी कहते थे या चहलगामी कहते थे, मध्य संघर्ष शुरू हो गया। वजीर जुनैदी ने इसका विरोध किया। रजिया ने इसे युद्ध में पराजित किया, ठीक है। वजीर जुनैदी ने रजिया का विरोध किया, चहलगानी का नहीं। वजीर जुनैदी ने इसका यानी कि रजिया का विरोध किया, रजिया ने इसे युद्ध में पराजित किया। रजिया ने गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन दिया, जिससे तुर्क सरदार नाराज हो गए। रजिया ने इख्तियारुद्दीन, महत्वपूर्ण याद नाम है ये, रजिया ने इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर ए हाजिब बनाया तथा अल्तूनिया को, ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अल्तूनिया को तबरहिंद का इख्तियारदार बनाया। किंतु दोनों ने रजिया से विश्वासघात किया। इसने याकूत को अमीर ए आखूर बनाया। अमीर ए आखूर का मतलब होता है असुसाला का प्रधान। इससे तुर्क सरदार बहुत नाराज हो गए। सरहिंद विद्रोह को दमन करते समय रजिया खेमे में विद्रोह हो गया और याकूत की हत्या हो गई। अल्तूनिया ने रजिया को बंदी बना दिया। यह कहा जाता है कि याकूत और रजिया जो है दोनों प्रेम करते थे, एक दूसरे प्रेमी थे, ठीक है। और यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो अब यहाँ पे रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया ने अल्तूनिया से शादी कर ली, क्योंकि रजिया चालाक थी, उसने अल्तूनिया से शादी कर ली। एक आशिक गया, दूसरा आया, शादी कर ली और दिल्ली अभियान पर निकल गई। किंतु कैथल यानी कि हरियाणा के पास बहराम शाह ने दोनों को हराकर मार दिया। कैथल के पास बहराम शाह ने दोनों को हरा के मार दिया। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 तक, ठीक है ना। जब यह सुल्तान बना तो शासन की वास्तविक शक्ति 40 गुलामों के दल के पास थी, क्योंकि 40 गुलाम अब जो धीरे धीरे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। सबसे पहले एतकीन को नायब ए मुमलिकात पद नियुक्त किया गया। अभी हम सब बता देंगे ये मुमलिकात क्या चीज़ होती है। सबसे पहले एतकीन को नायब ए मुमलिकात पद पर नियुक्त किया गया। एतकीन सुल्तान की विशेषाधिकार का प्रयोग करता था। अब एतकीन इतना धीरे धीरे शक्तिशाली हो गया कि वह सुल्तान की विशेषाधिकार को प्राप्त करने लगा। सुल्तान द्वारा एतकीन और अमीर ए हाजिब, सुल्तान द्वारा यानी कि बहराम शाह, सुल्तान द्वारा एतकीन और अमीर हाजिब बदरुद्दीन सूकर की हत्या करा दी जाती है, ठीक है। कराने से उलेमा जो है सुल्तान से बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं। धर्मगुरु यानी कि उलेमा को धर्मगुरु कहा जाता है। उलेमा जो है सुल्तान से बहुत क्षुब्ध हो गए और तुर्कों के साथ मिलकर, यानी कि ये जो 40 चहलगानी सरदार थे उनके साथ मिलकर सुल्तान को मरवा दिया। इन सरदारों में बलबन भी था, ठीक है, इन सरदारों में बलबन भी था। बलबन का अब यहीं से शुरू हो, 2042 से बलबन अब सक्रिय होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इसके शासनकाल में 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया था। एक महत्वपूर्ण घटना यही थी बस इसमें। अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 46 तक, ठीक है। यह फिरोज शाह का पुत्र और इल्तुतमिश का पौत्र था। यह सुल्तान इस शर्त के साथ बना था कि शासन नायब के हाथ में रहेगा। मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब ए मुमलिकात बनाया गया। अबू बकर को वजीर बनाया गया। गायसुद्दीन बलबन को अमीर ए हाजिब बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर बलबन धीरे धीरे तुर्क सरदारों का नेता बन गया। अब धीरे धीरे जो है बलबन और शक्तिशाली बनने लगा।
बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया और कैद में इसकी मृत्यु हो गई या हत्या कर दिया गया, जो कुछ भी हुआ। अब इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो है नसीरुद्दीन महमूद बनता है 1246 से 66 तक। ठीक है, अपनी समस्त शक्तियां बलबन के पक्ष में त्याग दी। बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई तथा सेना पर पूर्ण नियंत्रण हेतु नायब ए मुमलिकात का पद मिला। यह बलबन का दामाद था। बलबन ने अपनी लड़की की शादी इससे की थी, नसीरुद्दीन महमूद से। यह बलबन का दामाद था। यह कुरान की प्रतिलिपि बनाकर अपना जीवन यापन करता था। यह अपने समय का सबसे प्रसिद्ध सुलेखक था। लिखता बहुत बढ़िया था, ये सुलेखक था। ठीक है, यहाँ पिन लगा हुआ है, ये 1 मिनट। सुलेखक था। तबकात ए नसीरी, जिसे मिनहाजुद्दीन ने लिखा, इसी को समर्पित है और इसे दिल्ली का सबसे आदर्श शासक बताया। तबकात ए नसीरी में जिसे मिनहाजुद्दीन ने लिखा, इसे दिल्ली का बहुत आदर्श शासक बताया था इस किताब में। चालीसा ए तुर्क या चहलगानी का युग 1236 से 1266 तक रहा। अब जो है यही अंत हो गया यहाँ पर। इस शासक के अंत के साथ ही जो है चहलगामी सरदारों के युग का भी अंत हो गया। अब क्यों हो गया, अब आगे बताते हैं। अब समय आ गया गियासुद्दीन बलबन का। अब गियासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1286 तक रहता है। इसका रियल नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, उपाधि जो है इसको उलूग खां, जो इसके दामाद ने दी थी, जिल्ली इलाह यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब, और गियासुद्दीन की उपाधि राज्यारोहण के बाद ली। ये जो गियासुद्दीन बलबन लिखा है, राज्यारोहण के 3 साल बाद इसने यह उपाधि ली थी गियासुद्दीन की। इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बसरा के जलालुद्दीन ख्वाजा ने बलबन को खरीद कर दिल्ली लाया था। ठीक है, बसरा के जलालुद्दीन ख्वाजा ने बलबन को खरीद कर दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले इसे सुल्तान का खासदार बनाया। ठीक है, खासदार का मतलब खासम खास, जो बहुत निकट रहता है, जो सेवक, खासदार नियुक्त किया था। बलबन सिंहासन प्राप्त करते ही मदरापान, हास्य व संगीत त्याग दिया। गद्दी पर बैठते ही उसने अपने आप को ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया। कारण क्योंकि यह दास था, यह चाह रहा था कि अगर हम उच्च कुल के रहेंगे तभी लोग हमारी अदब करेंगे, हमारी मान सम्मान बनी रहेगी। बलबन पहला शासक था जिसने किला बनाने पर ध्यान दिया। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। सुल्तान बनते ही उत्तरी भारत में अर्थात उत्तर भारत में सैन्य शक्ति सबसे पहले सुदृढ़ की। उसने मेवो या मियो, कहीं कहीं मेवो लिखा है, कहीं कहीं मियो लिखा है, का दमन किया, जो यदुवंशी राजपूत थे। बलबन के शासन काल में विद्रोह करने वाला एकमात्र तुर्क सरदार तुगरील बेग, जो कि बंगाल का था, तुगरील बेग पूछा जा सकता है, बंगाल का था। इसके खिलाफ 1279 तक, इसके खिलाफ जो है 1279 तक 3 अभियान फेल हो गए थे। उसके बाद स्वयं सुल्तान गया इसको नष्ट करने। तुगरील पकड़ा गया और बंगाल के हाजीनगर में वध कर दिया गया। उसके बाद बलबन का पुत्र बुखारा खां बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद बलबन का पुत्र बुखारा खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। ये जो है बलबन ने फारसी नववर्ष नवरोज प्रारंभ किया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बलबन ने दरबार में सजदा और पैबोस, सजदा का मतलब झुकना और पैबोस का मतलब होता पेट के बल लेट करके पैर चूमना, परंपरा शुरू की। बलबन ने चालीसा व नायब का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर स्वयं को खलीफा का सहायक बताया। ठीक है ना, खलीफा मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता था उस समय, वही खलीफा। बलबन शासन प्रशासन में उच्च कुल के व्यक्तियों को ही भर्ती करता था, अर्थात
वंशावली पर अधिक बल देता था। यह कहता था कि जब मैं नीच कुल के या नीच किस्म के लोगों को देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए वह फारस देश के रहन सहन का पालन करता था और भय और आतंक उसकी राजत्व प्रतिष्ठा का मूल तत्व था। बलबन खलीफा की राजनीतिक सत्ता को महत्व देता था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। खुतबे में खलीफा का नाम पढ़ा जाता था। खुतबा मतलब जो मस्जिद में प्रेयर होता है उस पर। भारत में आरिज विभाग यानी कि सैन्य भर्ती स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने ही शुरू की थी। बलबन कभी राजपूतों से युद्ध नहीं किया। बलबन के समय खालसा भूमि के देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्त होती थी। सिख इकाई सर्वप्रथम बलबन ने शुरू की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट, सिख इकाई सर्वप्रथम बलबन ने शुरू की थी। बलबन ने अमीर हसन व अमीर खुसरो को आश्रय दिया। महत्वपूर्ण, पहला बार अमीर खुसरो को आश्रय बलबन ने दिया। दिल्ली में इसे लाल महल बनवाया। दिल्ली में इसने लाल महल, लाल किला नहीं, लाल महल बनवाया। दिल्ली स्थित इसका मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली का है। शुद्ध इस्लामिक शैली का यह भारत में पहला मकबरा है। मेहराबों का प्रचलन बलबन के मकबरे से शुरू हुआ। मेहराबों का प्रचलन जो है बलबन के मकबरों से शुरू हुआ। चलिए, कैकूबाद अब आता है। कैकूबाद राज्यारोहण के समय यह मात्र बलबन के बाद जो है कैकूबाद, क्योंकि बहुत बूढ़ा हो गया था बलबन, तब राजा बना था, शहंशाह बना था। अब कैकूबाद आया। राज्यारोहण के समय यह 17 वर्ष का था। 1287 में यह 17 वर्ष का था और बहुत ही शालीन और अच्छा लड़का था। बलबन के मरते ही उसके दरबारियों ने इसे भोग विलास में झोंक दिया, सुराज सुंदरी में झोंक दिया, क्योंकि वह बलबन के प्रतिबंधों से ऊब चुके थे। कुछ समय बाद इसको लकवा मार गया। 87 में 17 साल का था और 90 में, ठीक है, ये हो गया 20 साल में। इसने इतना भोग विलास किया, सुरा सुंदरी का भोग किया कि 20 साल में ही इसको लकवा मार गया और इसके स्थान पर इसका पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है, गद्दी पर बिठाया गया, जिसका संरक्षक जलालुद्दीन फिरोज खिजली था। इसी ने क्यूमर्स को मार दिया और खिजली वंश की नींव रखी। अब थोड़ा सा शासन प्रशासन की बात कर लेते हैं, शब्दावली के बारे में। चलिए, ये है शब्दावली, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। वजीर किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री होता है। वजीर का अर्थ है प्रधानमंत्री, राजा के बाद प्रधानमंत्री। राजस्व एवं वित्त विभाग यह देखता था। आरिज मुमालिक सैन्य भर्ती, वेतन और उनका हथियार देखता था। वजीर के बाद दूसरा मंत्री यही होता था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री के बाद राजा के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद मुमालिक। ठीक है, दीवान इंसा तीसरे नंबर का मंत्री ये होता था। ठीक है, दीवान इंसा शाही घोषणा व पत्रों का प्रारूप तैयार करते था, कैसे जवाब देना, क्या नहीं करना, ये सब बताता था। दीवान रसातल चौथा नंबर का मंत्री ये होता था। वैदेशिक विभाग का अध्यक्ष था ये, फॉरेन मिनिस्टर जिसको आज कहते हैं। बरीद मुमालिक मुख्य संवाददाता था, राज्य का खबर देता था। काजी मुमालिक प्रमुख न्यायाधीश था। काजी जो है न्याय का काम करते थे। सदर जहां धर्म विभाग का अध्यक्ष था। सदर जहां, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। मुक्ति एकता के मालिक को मुक्ति कहा जाता है। खिराज भूमि जो हिंदू किसानों से ली जाती। उस्र भूमिकर जो मुसलमानों से ली जाती। महत्वपूर्ण, खिराज और उस्र किसे कहते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। खिराज का मतलब हिंदू, उस्र का मतलब मुसलमान से जो कर लिया जाता था, भूमि कर। जजिया धार्मिक कर हिंदू से ली जाती थी। खुम्स लूट का धन जो राजकोष में जमा होता था, कुछ भाग हिस्सा जो है राजकोष में जमा होता था। जकात 1/40 भाग आय का, यानी कि इनकम का 1/40 भाग मुसलमानों से वसूला जाता था। और चुंगी माने अंग्रेजी में उसको कहते हैं टोल टैक्स। मुसलमानों से 2.5% और हिंदू से 5% लिया जाता था। धन्यवाद मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।